Hello everyone, I am Suman Bang. Here we will be discussing about handling heat treatment process. First, we recapitulate heat treatment process. The heat treatment process is a sequence of heating and cooling designed to get the desired combination of properties in the steel. The changes in the properties of a steel after heat treatment are due to the phase transformation and structural changes that occur during the heat treatment. The factor which determine and control these structural changes are called the principle of heat treatment. So heat treatment is very important tool by which we can alter the properties of any steel easily. The same steel can have a very wide range of mechanical properties if subjected to different heat treatment. तो हीट ट्रीटमेंट क्या होता है इसको पहले हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं। तो एक स्टील का टुकड़ा है जिसका माइक्रोस्ट्रक्चर रूम टेम्परेचर पर माइक्रोस्ट्रक्चर फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड कंसिडर करता है। रूम टेम्परेचर कंसीडर करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टील को इस स्टील के टुकड़ा को जब हम लोग हीट करते हैं अप टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 7 टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है। तो फिर पर लाइट फेज ऑस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका जब इसमें और हीट ऐड करते हैं, इसमें और हीट ऐड कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं इस स्टील में, और इसका टेम्परेचर 727 से ऊपर हम पहुंचाते हैं। तो फेराइट और कार्बाइड दोनों ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है। इस तरह एक ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर हम लोग कंसीडर करते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अबव। इस टेम्परेचर पर ये जो स्टील है इसका माइक्रोस्ट्रक्चर पूरा होमोजेनियस ऑस्टेनाइजेशन हो जाता है। मतलब सारा माइक्रोस्ट्रक्चर फेराइट प्लस पेरलाइट प्लस कार्बाइड होमोजेनियस ऑस्टेनाइट मतलब ऑस्टेनाइजेशन फेज में चला जाता है। मतलब सारा माइक्रोस्ट्रक्चर फेराइट परलाइट प्लस कार्बाइड ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर पर हाफ एन आवर हम लोग होल्ड करते हैं, जिसको सोकिंग पीरियड कहते हैं। सोकिंग पीरियड में इसलिए हम लोग होल्ड करते हैं ताकि इसका जो माइक्रोस्ट्रक्चर है फुल्ली ऑस्टेनाइज्ड में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद इसको कूल करते हैं। कूल करने का दो तरीका होता है, एक फास्ट कूलिंग होता है, एक स्लो कूलिंग होता है। तो फास्ट कूलिंग जब करते हैं तो जो माइक्रोस्ट्रक्चर जो प्राप्त होता है कूल होने के बाद मार्टेनसाइट प्राप्त होता है प्लस बेनाइट प्राप्त होता है। मार्टेनसाइट प्लस बेनाइट, तो मार्टेनसाइट का जो नेचर होता है वेरी हार्ड होता है। तो यदि मेरे को ये स्टील का टुकड़ा है, इसका माइक्रोस्ट्रक्चर रूम टेम्परेचर फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड है, जिसका फेराइट सॉफ्ट होता है, परलाइट मीडियम होता है। मतलब ये सॉफ्ट नेचर का है, इसको हार्ड करना है तो क्या करेंगे, पहले हीटिंग करेंगे अप टू लोअर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब 727 से ऊपर। उसके बाद इसको फास्ट कूलिंग करेंगे। तो कूलिंग करने का मीडियम जो होगा एयर, ऑयल, फर्नेस। तो इसको फास्ट कूलिंग करना है तो वाटर, तो वाटर में कूल करेंगे या कुछ अलग मीडियम में कूल करेंगे। मेरे को मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए फास्ट कूलिंग करना पड़ेगा। अब इसको यदि और सॉफ्ट करना है तो क्या करेंगे, सोलो कूलिंग करेंगे। सोलो कूलिंग करने के बाद क्या प्राप्त होगा, फेराइट प्लस परलाइट, मतलब सॉफ्ट नेचर वाला परलाइट फेराइट जनरेट हो जाएगा। तो हीटिंग एंड कूलिंग, और मेरे को जो माइक्रोस्ट्रक्चर प्राप्त करना है हीटिंग और कूलिंग करके जो हम लोग प्राप्त करते हैं डिफरेंट माइक्रोस्ट्रक्चर, यही हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाता है। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में एनीलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को आज हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो ये फिगर में जो दिखाया गया है, रूम टेम्परेचर पर फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड फेज स्टील कंसिस्ट कर रहा है। इसको हीट अप टू ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस पर हीट करते हैं, जिसका फिर उसको कुछ टाइम तक होल्ड करते हैं। ठीक है, होल्ड एट ऑस्टेनाइट टेम्परेचर, जिसको सोकिंग पीरियड कहते हैं। होमोजेनियस ऑस्टेनाइट गेन हो गया, उसके बाद हम लोग एंडलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, एंडलिंग स्लो मतलब सॉफ्टनिंग प्रोसेस है। सॉफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सोलो कूलिंग करेंगे। तो सोलो कूलिंग किए, फिर सॉफ्ट स्टील प्राप्त हो गया। सॉफ्ट स्टील का जो माइक्रोस्ट्रक्चर होगा फेराइट प्लस कोर्ज लेमिनर परलाइट प्लस स्फेरोइडल कार्बाइड। तो इस एंडलिंग प्रोसेस को हम लोग डिटेल से देखते हैं।
Annealing is a heat treatment process in which heating the steel to austenite phase and then cooling slowly through the transformation range. Slow cooling is generally achieved in a closed furnace by switching off the supply. मतलब इसमें पावर सप्लाई नहीं करना है, स्विच ऑफ कर देना है क्लोज फर्नेस को, मतलब उस फर्नेस में लेकर के उसको हीट किए ऑस्टेनाइट टेम्परेचर पर, होल्ड किए होमोजेनियस ऑस्टेनाइजेशन के लिए, उसके बाद उसको पावर उसका ऑफ कर दिए, स्विच ऑफ कर दिए, उसका सोलो कूलिंग हो रहा है। पर्पस फॉर एनलिंग टू रिड्यूस हार्डनेस। एनलिंग क्या है? सॉफ्टनिंग प्रोसेस है, जो माइक्रोस्ट्रक्चर स्टील को सॉफ्ट करना है। मतलब सॉफ्ट कैसे होगा? उसको माइक्रोस्ट्रक्चर उसका हम लोग चेंज कर देंगे। तो सॉफ्ट माइक्रोस्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है? फेराइट प्लस परलाइट। पर्पस हो गया टू रिड्यूस हार्डनेस, टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस, टू improve machinability, टू फैसिलिटेट फर्दर कोल्ड वर्किंग बाय रिस्टोरिंग डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब क्या हो गया? जब हम किसी स्टील को सॉफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें डक्टिलिटी आ जाएगा। यदि स्टील मेरा हार्ड है, मतलब उसमें डक्टिलिटी वाला जो प्रॉपर्टीज है कम रहेगा। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है? किसी भी अ, किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम खींचते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर वो अपना पुराना वाला प्रॉपर्टीज में आ जाता है। तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। यदि किसी को हम खींचे और टूट गया तो मतलब वो डक्टाइल मटेरियल नहीं है, ब्रिटल मटेरियल। टू प्रोड्यूस द नेसेसरी माइक्रोस्ट्रक्चर हैविंग डिजायर्ड मैकेनिकल, फिजिकल और अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है। उसके बाद द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक of annealing treatment is the slow cooling of steel during the critical transformation range. This slow cooling results in the formation of spheroidal carbide and coarse laminar pearlite. These properties of a transformation are very soft and result in the softening of steel. तो जो हम लोग हीटिंग किए फिर कूलिंग किए, तो कूलिंग का जो रिजल्ट हुआ क्या हुआ? स्फेरोइडल कार्बाइड प्राप्त हुआ और कोर्ज लेमिनर परलाइट प्राप्त हुआ। जो कि स्फेरोइडल कार्बाइड एंड कोर्ज लेमिनर परलाइट, ये दोनों माइक्रोस्ट्रक्चर जो है कूल होने के बाद प्राप्त होता है। मतलब ये दोनों माइक्रोस्ट्रक्चर सॉफ्ट नेचर का होता है। मतलब रूम टेम्परेचर पर भी फेराइट प्लस परलाइट प्लस परलाइट है। सेम माइक्रोस्ट्रक्चर को हमको सॉफ्ट आउट करना है, मतलब जो उसका हार्डनेस होगा उसका हार्डनेस को रिलीज करना है। So in practice, steel are generally annealed by simply switching off the furnace after the formation of homogeneous austenite. After the complete transformation of austenite, there is nothing further of consequence that can occur in the steel during further cooling up to room temperature. Therefore, after the complete transformation of austenite or below 6 degrees centigrade, the steel may be cooled rapidly in air without affecting the structure or properties. The cooling rate during annealing varies from 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। तो कूलिंग रेट क्या होगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एक घंटा में 50 डिग्री सेंटीग्रेड कूल करना है। पहले मतलब हम लोग हीट किए, तो हीट अप टू कितना किए? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक किए। अपर क्रिटिकल मतलब 7 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर किए। उसके बाद फिर उसको स्लो कूल कर रहे हैं, तो कूलिंग का रेट क्या रहेगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। हीटिंग का भी कुछ रेट होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द एलोंग एलिमेंट्स इन द स्टील, तो जो कूल कर रहे हैं, कूल करने का जो रेट रहेगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, ये एलोइंग एलिमेंट जो उस मेटल पार्ट में जो है उसके आधार पर डिपेंड करेगा। मतलब उसमें एलाइन एलिमेंट का परसेंटेज कितना है। लोअर रेट्स ऑफ कूलिंग रेट आर यूज्ड फॉर एलॉय स्टील एज कंपेयर टू प्लेन कार्बन स्टील। तो लोअर रेट कूलिंग रेट कब यूज करेंगे? फॉर एलॉय स्टील। तो मतलब एलॉय स्टील के लिए जो कूलिंग रेट रहेगा कुछ कम रहेगा, और प्लेन कार्बन स्टील यदि है तो उसका कूलिंग रेट ज्यादा होगा। तो एनेलिंग टेम्परेचर एंड सोकिंग टाइम, द फाइनल हीटिंग और ऑस्टनाइजिंग टेम्परेचर फॉर एनेलिंग फॉर द गिवन स्टील डिपेंड अपॉन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द स्टील। तो हीटिंग ऑस्टनाइजेशन टेम्परेचर किस पर डिपेंड करेगा? उस स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना है उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा। तो हाइपो स्टील किसको बोलते हैं? मतलब जिस स्टील में कार्बन परसेंटेज 0.8% से कम हो, तो उस स्टील का ऑस्टनाइजेशन टेम्परेचर कितना होगा? AC3 प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड। AC3 मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब 1148 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड एनिलिंग टेम्परेचर होगा। मतलब इस टेम्परेचर तक हमको हीट करना है जिस स्टील में कार्बन का परसेंटेज 0.8%
0.8% से कम हो, उसको हाइपो एक्वाइड स्टील कहते हैं। और इस स्टील को एनेलिंग करना हो, तो इस स्टील को हम लोग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर AC3 1148 प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं। उसके बाद हम लोग सोलो कूलिंग करेंगे। उसके बाद हाइपर एक्टिवाइड स्टील किसको बोलते हैं? जिस स्टील में कार्बन का परसेंटेज 0.8% से ज्यादा हो। तो इस स्टील को यदि एंडलिंग करना हो, सॉफ्ट करना हो, तो पहले इसको 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होल्ड करें, हीट करेंगे। उसके बाद उस टेम्परेचर पर होल्ड करेंगे ताकि होमोजेनियस ऑस्टनाइज फेज आ जाए। उसके बाद सोलो कूलिंग करेंगे। सोलो कूलिंग कहाँ करेंगे? किसी क्लोज फर्नेस में करेंगे। आफ्टर हीटिंग अप टू ऑस्टनाइजेशन टेम्परेचर, द स्टील is held at this temperature for a minimum 1 hour to on hour for section up to 25 mm thick। यदि स्टील का थिकनेस 25 mm थिक है, तो उसको हम 1 आवर तक होल्ड करेंगे ताकि होमोजेनियस ऑस्टनाइज आ जाए। ये स्टील मेरा कुछ ऐसा है। यदि इसका थिकनेस 25 mm, तो इस स्टील को 1 घंटा तक हम लोग हीट करेंगे, 1 आवर तक हीट करेंगे। For a larger section, soaking or holding time is increased at a rate of 30 minutes for each additional 25 mm of thickness। इसका सोकिंग टाइम और होल्डिंग टाइम इंक्रीज करेंगे प्रत्येक 30 मिनट। मतलब यदि थिकनेस यदि 25 mm है, तो 1 आवर तक हम लोग हीट करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, सोकिंग पीरियड जिसको बोलते हैं। उसके बाद यदि इसका थिकनेस 50 mm हो गया, तो 1 आवर 30 मिनट, प्रत्येक 25 mm यदि थिकनेस का एडिशन हो रहा है, तो 30 मिनट्स हम सोकिंग पीरियड को बढ़ाते जाएंगे। Properties after annealing. Annealing results in the formation of ferrite, spheroidal cementite and coarse perlite। मतलब जब हम लोग हीटिंग किया, कूलिंग किए, तो मेरे को जो माइक्रोस्ट्रक्चर जो प्राप्त हुआ, फेराइट प्लस स्फेरोइडल सीमेंटाइट एंड कोर्ज परलाइट। ऑल दीज फेजेज एंड माइक्रो कंस्ट्रेंट्स आर रिलेटिवली सॉफ्ट। तो ये तीनों का जो नेचर होता है सॉफ्ट होता है। Therefore, annealing is called as softening treatment and properties relatively lower hardness value. After annealing, hardness of steel can vary from 110 BHN Bernal hardness number to 230 Bernal hardness number, depending upon the carbon content and the alloying elements. Hardness increases with the increase in carbon content and alloying elements। तो एंडलिंग करने के बाद जो हार्डनेस मेरे को प्राप्त होता है, 110 बेरनेल हार्डनेस नंबर टू 230 बेरनेस हार्डनेस नंबर, डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन कंटेंट एंड द अलाउइंग एलिमेंट्स। तो उसमें कार्बन कंटेंट और अलाउइंग एलिमेंट्स मतलब निकेल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम जो उसमें रहेगा, उसके आधार पर उसका हार्डनेस नंबर डिपेंड करेगा। हार्डनेस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट एंड अलाउइंग एलिमेंट्स। मतलब कार्बन परसेंटेज उसमें ज्यादा है और एलाइन एलिमेंट उसमें है, तो उसका हार्डनेस ज्यादा रहेगा। तो एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कार्बन कंटेंट और एनेलिंग टेम्परेचर के बेस के आधार पर हार्डनेस वैल्यू दिखाया गया है। मतलब कार्बन कंटेंट यदि इस स्टील में इतना है, तो किस टेम्परेचर तक उसको हीट करेंगे और उसमें कितना हार्डनेस आएगा। तो यदि कार्बन कंटेंट स्टील में 0.18 टू 0.22 है, तो उसको हम लोग एनिलिंग टेम्परेचर कितना होगा, 860 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मतलब उस स्टील को जिसमें कार्बन कंटेंट इतना है 0.18 टू 0.22 है, उसको 860 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक तक हीट करेंगे, सोकिंग करेंगे। उसके बाद उसमें जो हार्डनेस आएगा 110 से 149 आएगा, 1110 टू 149 आएगा। यदि कार्बन कंटेंट कंटेंट स्टील में 0.23 टू 0.28 है, तो उसको 850 टू 890 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट करेंगे। उसका हार्डनेस 130 टू 180 आएगा। यदि कार्बन कंटेंट कंटेंट 0.29 टू 0.38 है, तो उसको 840 टू 880 तक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट करेंगे, एनिलिंग करेंगे। उसका हार्डनेस 140 टू 206 आएगा। यदि कार्बन कंटेंट 0.39 टू 0.55 है, तो उसको एनिलिंग टेम्परेचर 820 टू 870 डिग्री सेंटीग्रेड तक करेंगे, और उसका हार्डनेस वैल्यू 150 टू 217 आएगा। मतलब BHN है, बिर्नल हार्डनेस नंबर आएगा। हार्डनेस का जो मेजरमेंट यूनिट रहता है, बिर्नेस हार्डनेस नंबर BHN, बिर्नल हार्डनेस नंबर। यदि कार्बन कॉन्टेक्ट स्टील में 0.56 टू 0.80 है, तो उसका इनिलिंग टेम्परेचर 790 टू 840 होगा। उसका हार्डनेस वैल्यू 160 टू 230 होगा। यदि कार्बन कंटेंट 0.81 टू 0.99 है,
तो उसका एनेलिंग टेम्परेचर 790 टू 830 होगा, उसका हार्डनेस वैल्यू 170 टू 230 होगा। तो एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कार्बन कंटेंट के आधार पर एनेलिंग टेम्परेचर कितना रखना है, और जब हम कूलिंग करेंगे, सोलर कूलिंग करेंगे, तो उसका हार्डनेस वैल्यू कितना आएगा। तो एनेलिंग प्रोसेस में जो हार्डनेस वैल्यू किस पर डिपेंड किया, उस स्टील में कार्बन कंटेंट कितना है, एलाइंग एलिमेंट कितना है, उसके आधार पर डिपेंड कर रहा है। कार्बन कंटेंट यदि मेरा ज्यादा है तो एनेलिंग टेम्परेचर मेरा कम हो रहा है, कार्बन कंटेंट यदि कम है तो हम उसको ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करेंगे। इस चार्ट के आधार पर क्लियर होगा। अधिक कार्बन कंटेंट मेरा ज्यादा है तो हार्डनेस वैल्यू भी ज्यादा प्राप्त हो रहा है। अधिक कार्बन कंटेंट ज्यादा है तो हीटिंग टेम्परेचर थोड़ा कम हम रख रहे हैं, और मेरा हार्डनेस का वैल्यू ज्यादा आ रहा है। अधिक कार्बन परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस वैल्यू, यहाँ क्लियर हो रहा है। तो टाइप्स ऑफ एनेलिंग, तो एनेलिंग करने का बहुत सारा तरीका होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो फुल एनेलिंग, हीटिंग द स्टील टू ऑस्टनाइट फेज and then cooling very slowly through the transformation range. When applied to a steel, full annealing is called as annealing. तो heating the steel to austenite phase and then cooling very slowly. तो स्टील को हम लोग पहले ऑस्टेनाइट फेज तक हीट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको कूल करते हैं। When applied to a steel, full annealing is called annealing. Box annealing. Annealing a metal or alloy in a sealed container under condition that minimize oxidation is called box annealing. The material is packed with cast iron chips, burnt charcoal और washed sand. मतलब किसी बॉक्स में हम लोग कास्ट आयरन चिप्स को रखते हैं, बर्न चारकोल को रखते हैं और बास्ट सैंड को रखते हैं। और जिस बॉक्स है, इसमें सारा इंग्रेडिएंट्स को रख दिए, और जिस स्टील को हमको हीट ट्रीटमेंट करना है, एनेलिंग करना है, उसको इसमें प्लेस कर देते हैं। उसके बाद इसको हीटिंग करेंगे अप टू अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके बाद सोलो कूलिंग करेंगे। तो बॉक्स एनेलिंग में ये होता है। तो बॉक्स एनेलिंग क्यों किया जाता है? मिनिमाइज ऑक्सीडेशन, इसका पर्पस है ऑक्सीडेशन उस जो स्टील में नहीं हो। तो ब्राइट एनेलिंग, एनेलिंग इन ए प्रोटेक्टिव मीडियम टू प्रिवेंट सरफेस डिसकलरेशन। तब सबका कुछ न कुछ पर्पस है, स्पेशल केस है। जैसे बॉक्स एनेलिंग में मिनिमाइज ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोग करते हैं, ब्राइट एनेलिंग में सरफेस डिसकलरेशन के लिए करते हैं। द प्रोटेक्टिव मीडियम इज obtained by the use of an inert gas such as argon and nitrogen। तो सरफेस का डिसकलरेशन नहीं हो, मतलब जिस स्टील का कुछ सरफेस का कुछ हमको क्वालिटी मेंटेन करना है, तो उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं ताकि उसका सरफेस का जो कलर है वो ऐसा ही बना रहे और मेरा हीट ट्रीटमेंट हो जाए। तो उसके लिए जो प्रोटेक्टिव मीडियम का यूज करते हैं, इनर्ट गैस का जो यूज करते हैं, आर्गन प्लस नाइट्रोजन करते हैं। नाइट्रोजन प्लस आर्गन का यूज करने से क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा, मतलब उसका सरफेस जो है एजिट रह जाएगा और हीट ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। मतलब क्योंकि हीटिंग जब करेंगे तो क्या होगा, सरफेस का कलर मेरा चेंज हो जाएगा। यदि हम आर्गन गैस और नाइट्रोजन को यूज करते हैं तो वो मेरा वो सरफेस का कलर जो है वैसा ही रह जाएगा। तो स्ट्रेस रिलीविंग प्रोसेस, ऑल प्रोसेस ऑफ एनेलिंग, मतलब ये सब सारा प्रोसेस है, उसमें कुछ अलग अलग चीज को अचीव कर रहे हैं, लेकिन हीट ट्रीटमेंट का फंडा वही हुआ, हीटिंग और कूलिंग। बाकी किसी चीज में जैसे यहाँ पर सरफेस डिक्लोरेशन हो गया ब्राइट एनेलिंग में, बॉक्स एनेलिंग में मिनिमाइज ऑक्सीडेशन हो गया। तो किसी किसी में कुछ पार्टिकुलर केस को अचीव करना है, लेकिन मेरा मेन बेस्ट चीज है सॉफ्टनिंग प्रोसेस एनेलिंग का। स्ट्रेस रिलीविंग, all process of annealing usually reduces stresses, but if the heat treatment is applied for the sole purpose of such relief, it is called stress relieving। मतलब एनेलिंग प्रोसेस का सारा प्रोसेस का फंडा एक ही रहता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करना। लेकिन स्ट्रेस रिलीविंग प्रोसेस का सोल पर्पस रहता है क्या, कि मेरे को वहां पर मेरा टारगेट है सिर्फ स्ट्रेस को रिलीव करना, लेकिन बाकी आप सब प्रोसेस का कुछ कुछ अलग टारगेट है। मतलब सॉफ्टनिंग करना है, डिसकलरेशन करना है, ऑक्सीडेशन को कम करना है। लेकिन स्ट्रेस रिलीविंग में क्या है, सिर्फ स्टील में हमको स्ट्रेस को रिलीव करना है, मतलब सोल पर्पस मेरा है स्ट्रेस को रिलीव करना। इट इज लो टेम्परेचर अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड एनेलिंग ट्रीटमेंट, मतलब इसमें हम लोग 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर तक हीट करते हैं, उसके बाद कूल करते हैं। अप्लाइड टू कोल्ड वर्क स्टील, मतलब कोल्ड वर्क स्टील को हम लोग स्ट्रेस रिलीविंग के लिए स्ट्रेस रिलीविंग एनेलिंग प्रोसेस को करते हैं। अब कोल्ड वर्क प्रोसेस कौन सा हो गया, अब किसी भी शीट मेटल को हम लोग बेंड करते हैं,
बेंड करने के बाद उसमें जो स्ट्रेस जो डेवलप हुआ, उस स्ट्रेस को हम लोग एनीलिंग प्रोसेस के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। इट रिजल्ट्स इन लॉरिंग ऑफ द रेसिडुअल स्ट्रेसेस देयर बाय लेसनिंग द रिस्क ऑफ जी स्टोरेशन इन मशीनिंग। चाहे किसी मेटल को हम लोग मशीनिंग किए, उसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ, तो उस स्ट्रेस को हम लोग स्ट्रेस लिविंग एनीलिंग प्रोसेस के द्वारा रिलीज करते हैं। तो ये कैसे रिलीज होगा, उसको हम लोग 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट करेंगे, उसके बाद स्लो कूलिंग करेंगे। स्पोरोडाइजिंग, heating and cooling to produce a sporoidal or globular form of carbide in steel is called sporodizing. The sporodized structure is desirable when minimum hardness, maximum ductility, and highest machinability are important. It is generally applied to high carbon steel. So, heating and cooling to produce a sporoidal or globular form of carbide in steel is called sporodizing. ठीक है, द स्पोरोडाइजिंग स्ट्रक्चर इज डिजायरेबल व्हेन मिनिमम हार्डनेस and maximum ductility and highest machinability are important. It is generally applied to high carbon steel. तो हाई कार्बन स्टील में ये स्पोराडाइजिंग प्रोसेस को यूज किया जाता है। प्रोसेस एनीलिंग, स्टील इज हीटेड टू lower critical temperature SU1 and then cooled slowly in order to soften the alloy for further cold working. It is called process annealing. मतलब इसको अप टू SU1 टेम्परेचर तक हम लोग हीट करते हैं और स्लोली कूल करते हैं। अब इस प्रोसेस को प्रोसेस एनीलिंग क्यों किया जाता है, इसके बाद हम लोग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस को करेंगे, कुछ अगला प्रोसेस को करेंगे जैसे बेंडिंग करेंगे, तो उसके पहले हम लोग इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। यदि किसी मटेरियल को हमको बेंडिंग करना है, वो मेरा हार्ड है, तो उसको पहले क्या करेंगे, सॉफ्ट करेंगे। सॉफ्ट किस प्रोसेस के द्वारा करेंगे, प्रोसेस एनीलिंग प्रोसेस के द्वारा करेंगे। तो स्टील इज हीटेड अप टू SU1 लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन cooled slowly in order to soften the alloys for further cold working. कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कौन कौन सा होता है, यदि किसी मेटल पीस में हमको पीएससी करना, होल करना है, ब्लैंकिंग करना है, चाहे उसको चाहे बेंडिंग करना है, चाहे मशीनिंग करना है, तो किसी हार्ड मेटल को मशीनिंग करना है उसके पहले हम लोग सॉफ्ट कर लेते हैं, बेंडिंग के पहले हम लोग सॉफ्ट कर लेते हैं। तो इसको हम प्रोसेस एनीलिंग प्रोसेस के द्वारा करेंगे, प्रोसेस एनीलिंग प्रोसेस के द्वारा। रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग, हीटिंग ए कोल्ड वर्क मेटल। कोल्ड वर्क मेटल मतलब बेंडिंग होने के बाद, तो बेंडिंग किए, उसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ, कुछ उसका माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो उसको हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो हीटिंग ए कोल्ड वर्क मेटल। कोल्ड वर्क मतलब एक प्रोसेस हो चुका है, बेंडिंग हो चुका है, पियर्सिंग हो चुका है, ब्लैंकिंग हो चुका है, ये सब कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। बिलो SU1 मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में 727 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर में उसको हीट करते हैं, तो प्रोड्यूस ए न्यू ग्रेन स्ट्रक्चर विदाउट फेज चेंज इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन। तो फेज चेंज कब कब हो रहा है, फेराइट प्लस पर्लाइट प्लस कार्बाइड का फेज ऑक्साइड में कब हो रहा है, 727 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर में हो रहा है। यदि हम 727 से नीचे यदि हम हीट करते हैं, कूल करते हैं, तो उसमें फेज नहीं चेंज होगा, सिर्फ उसका हार्ड टू सॉफ्ट मतलब उसका ग्रेन चेंज होगा सिर्फ। ठीक है, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर में भी refined to produce a fine grain size by cold working and recrystallization annealing. Isothermal annealing. Steel is heated to temperature up to austenite temperature, then rapidly cooled to a lower temperature. तो isothermal annealing में क्या करते हैं, austenite टेम्परेचर से हीट करते हैं, उसके बाद स्लो कूलिंग करते हैं एंड हेल्ड एट दिस टेम्परेचर फॉर ए फ्यू आवर्स फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर तक हीट किए, उसके बाद उस टाइम तक उसको होल्ड किए। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट स्टील इज कूल्ड रैपिडली इन एयर। उसके बाद उसको एयर में ठंडा करते हैं। इन आइसोथर्मल एनीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट टू कोल्ड परलाइट टेक्स प्लेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टील इज हीटेड टू टेम्परेचर अप टू ऑस्टेनाइट टेम्परेचर देन रैपिडली cooled to a lower temperature and held at this temperature for a few hours for the completion of transformation. After the complete transformation of austenite, a steel is cooled rapidly in air. In isothermal annealing, transformation of austenite to cold perlite takes place at a constant temperature in the range of 500 डिग्री सेंटीग्रेड to 650 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टील को हम लोग हीट करते हैं ऑस्टेनाइट टेम्परेचर पर, उसके बाद उस टेम्परेचर पर 1 घंटा तक होल्ड करते हैं ताकि होमोजेनियस ऑस्टेनाइज हो जाए। उसके बाद उसको सोलो कूलिंग करते हैं हवा में।
तो आइसोथर्मल एनलिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइड टू कोल्ड परलाइट, हमको यहाँ पर अचीव क्या करना है, कोल्ड परलाइट टेक्स प्लेस एट ए कंस्टेंट टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 500। तो ये मेरा इसमें हमको कोल्ड परलाइट को अचीव करना है आइसोथर्मल प्रोसेस में। मतलब प्रोसेस सब सारा वही है, ऑस्टेनाइड टेम्परेचर तक हीट किए, 1 घंटा तक होल्ड किए, फिर उसको सोलो कूलिंग किए, हवा में सोलो किए, कूलिंग किए। तो एनलिंग प्रोसेस का ये सब सारा प्रोसेस जो है, उस सबका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज को अचीव करने का सब में कुछ कुछ किया हुआ है। अब किसी को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक कर रहे हैं, किसी को ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, किसी को कम होल्ड कर रहे हैं, किसी को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हीट कर रहे हैं। ठीक है। तो हीटिंग और कूलिंग का भी कुछ रेट होता है, इसको भी हम लोग देखें। तो इस तरह एनेलिंग प्रोसेस को हम लोग डिटेल से आज यहाँ पर देखें, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को भी ब्रीफ किए। एनेलिंग प्रोसेस में किसी भी मटेरियल को, स्टील मटेरियल को हीट करते हैं अप टू अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और उसको स्लो कूलिंग करते हैं। यहाँ पर मेन पर्पस एनेलिंग प्रोसेस का क्या हुआ, स्लो कूलिंग फॉर अचीविंग सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी स्टील को सॉफ्ट करने का एक प्रोसेस है एनेलिंग प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। थैंक यू।